नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 4 मई और दिन है बुधवार का। चलिए चलते हैं आज के कोट की तरफ। आज है वैक्सीन्स आर सेफ इफेक्टिव एंड लाइफ सेविंग। ऑफ कोर्स वैक्सीन्स आर सेफ इफेक्टिव एंड लाइफ सेविंग, रिटन बाय एलेक्स अजहर। ये कोट आज इसलिए लिखा है क्योंकि आज एक आर्टिकल आया है रिगार्डिंग द वैक्सीन हेजिटेंसी। ठीक है। तो कहने का मतलब है वैक्सीन हेजिटेंसी क्या होता है कि लोग वैक्सीन सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके मन में अलग अलग धारणाएं होती है कि वैक्सीन की वजह से हो सकता है उन्हें बाद में कुछ हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, कोई और बॉडी में प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है वैक्सीन आर सेफ इफेक्टिव एंड लाइफ सेविंग, नॉट लाइफ टेकिंग। Coming to the first article, red hot planet. It is written by Pratap Bhanu Mehta. He says the climate deniers are not real problem. Those who don't deny climate change are trapped in the sense of unreality. ये कहते हैं कि जो लोग क्लाइमेट चेंज है ही नहीं वो कहते हैं, जो कह देते हैं कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है। दिक्कत उनसे नहीं है, दिक्कत उनसे है जिन्हें पता है कि क्लाइमेट चेंज है, लेकिन वो इसकी ग्रेविटी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हाउ मॉन्स्टरस दिस प्रॉब्लम हैज बिकम नाउ। ही सेज इन 2019 क्या हुआ था, जो ग्लोबल हीट वेव का ईयर कहा गया था, लैंडसेट के अंदर स्टडी पब्लिश हुई थी। उसमें बताया गया था किस प्रकार से 3.5 लाख एक्स्ट्रा डेथ हुई है वर्ल्ड वाइड ड्यू टू दिस हीट वेव जो 2019 में है। और अब जो 2022 अभी जो हीट वेव चल रही है, ये तो पूरे पिछले सेंचुरी में 100 सालों में इतनी हीट नहीं हुई है जितनी इस बार हुई है। तो अगर पहले 2019 में ये लगा था कि 3.5 लाख एक्स्ट्रा डेथ हुई है, वैसे एग्जैक्ट काउंट तो देखिए कहीं होता नहीं है, लेकिन जो भी ये वेव आई है इंडिया में इतनी ज्यादा हीट की, अगर वो हीट हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाई ह्यूमिडिटी लेवल वगैरह है, बॉडी कूल नहीं हो पा रही क्योंकि स्वेटिंग तो हो रही है लेकिन स्वेटिंग पर्सपिरेट नहीं हो रही है, वैपोरेट नहीं हो रही है। तो क्या होता है, एक व्यक्ति है, उसे सन सनलाइट हुई, गर्मी हुई, उसे पसीना आया तो बॉडी कूल डाउन हो जाती है, लेकिन पसीना जब सूखे तब बॉडी कूल डाउन हो जाती है। अगर पसीना शरीर पे ही रहेगा तो बॉडी कैसे कूल डाउन हो पाएगी। ठीक है। तो इस वजह से लोगों के अंदर एक्स्ट्रा हीट हो जाती है और एक्स्ट्रा हीट, बॉडी हीट अप होने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। इट इज दैट सिवियर। ओके। तो इसके अंदर जो प्रताप भानु मेहता जी वो बताते हैं कि कैसे अभी जो है साउथ एशिया में इतनी ज्यादा और फॉरेस्ट फायर्स हो रही है, ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हो चुकी है, पावर कट हो रहे हैं और एपोकेलिप्टिक फ्यूचर दिखाई दे रहा है। वो इसे जो है कंपेयर करते हैं वो एक नॉवेल से, जो नॉवेल लिखी थी एक स्टैनली रॉबिन्सन करके नॉवेलिस्ट ने। उसके अंदर उन्होंने ये बताया था, जो नॉवेल की स्टार्टिंग थी वहीं पर एपोकेलिप्स बताया गया था कि किस प्रकार से बहुत ज्यादा हीट वेव चल रही है और लोगों की डेथ हो जा रही है। अराउंड 20 मिलियन डेथ लोगों की हो चुकी है। तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि बहुत एग्जैजरेटेड फिगर है, लेकिन अभी डिस्टर्बिंग बात ये लग रही है कि अब ये जो फिगर्स है वो एग्जैजरेट नहीं लग रहे हैं और ये जो इस प्रकार का फ्यूचर जो उस नॉवेल में बताया गया है वो नियर फ्यूचर में आते दिख रहा है, which is really something to worry about. And this is not only going to take place in the tropical countries like India or Indonesia, but it can happen anywhere from Chicago to California, from Australia to Europe, anywhere on this planet Earth. ठीक है। तो अब ये ऐसा नहीं हो गया कि अच्छा ये चीज तो वहां होने वाली है, हमारे यहाँ नहीं होने वाली। दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम द होल ह्यूमैनिटी, द होल वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस टुगेदर। ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि अब अगला पैंडेमिक जो है वो हीट वेव का ही बन जाए। ठीक है। अब ये जो है जो हीट वेव की बात चल रही है, उसके बाद बात चलती है आईपीसीसी की रिपोर्ट्स की कि किस प्रकार से आईपीसीसी ने पहले एक बार रिपोर्ट दी थी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमें टेम्परेचर नहीं जाना देना है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। लेकिन अब आईपीसीसी ये कहती है कि जिस प्रकार से हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं और क्लाइमेट चेंज पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये नियर इम्पॉसिबल हो चुका है अब कि हम जो है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से पहले का रख सकें और जो है हम क्लाइमेट चेंज को वर्सन
पे वर्सन करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज इज नथिंग, या जो क्लाइमेट डिनायर्स है जिन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ पैसा कमाने की बात है, देखो अभी भी जो क्लाइमेट चेंज को मानते हैं वो भी सिंपली क्या, ऐसा नहीं कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए। मेन तो यही हो रहा है कि जो भी चीजें हैं आप डाल दो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, उनको मॉरली बाउंड कर दो, उनके ऊपर प्रेशर डालो कि आप जो है अब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी वजह से सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई है। और तो कुछ चीजें की जा रही है, जैसे कुछ फंड्स दिए जा रहे हैं टू द कंट्रीज जो भी अब ग्रीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन अभी नीड ऑफ द आवर ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से, जो पब्लिक गुड्स हैं पूरी तरह से शेयर करें अलोंग विद द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए जो कोविड वैक्सीन में जो धांधली हुई ना कि किस प्रकार से 4 से 6 जैब भी, 4 से 5 जैब भी लग चुके हैं डेवलप्ड कंट्रीज में लोगों को, और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक एक वैक्सीन मिलना भी मुश्किल हो गया है लोगों को। तो हम अगर ये बात मानकर चलें कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हेल्प करने वाली पब्लिक गुड्स के रिस्पेक्ट में सभी लोगों की, तो ये चीज एकदम ही बेकार की होगी। मतलब बस यही है कि सबको अपना अपना देखना है, ठीक है, सारी कंट्रीज अपना अपना देख रही है, ऐसा नहीं कि सबको सस्टेनेबल फ्यूचर की तरह सब एक साथ जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो चीज है कि जो आपको पूरा भार है टू डिले और डिनाई द क्लाइमेट चेंज और टू अवॉइड द क्लाइमेट चेंज पर से, वो आप डेवलपिंग कंट्रीज पर डाल दो, वो भी गलत है। बल्कि जो रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज होना चाहिए फॉर ग्रीन एनर्जी, फॉर हाइड्रो एनर्जी, ये सारी जो है ये सारी डेवलपिंग कंट्रीज को करी कराई मिलनी चाहिए, ताकि वो सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेहनत करें रादर देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर उसी में पैसा लगा देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का टाइम मिलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो चीजें हैं वो बद से बदतर हो गई, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने अपने और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया और इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कब से आ गया था? अब क्या है, इतने बड़े बड़े अगर नेता जैसे हमारे डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये बार बार जाएंगे कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, हम उसको नहीं मानते हैं, तो ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है दूसरी कंट्रीज को भी। वो एक प्रकार से अगर आप ग्लोबल डोमिनेंट बनना चाहते हैं, बन रहे हैं, और अगर आप ऐसे छोटे छोटे गंदे अजीब से कदम रखते हैं, तो फिर दूसरी कंट्रीज भी आपको फॉलो करती है, या फिर उस चीज को इतनी ज्यादा अच्छे से लेती नहीं, बहुत लाइटली लेने लगती, ठीक है। और जो दूसरी चीज है बस यही जो सारी चीजें एक साथ मिलाकर हम ग्लोबल वार्मिंग को अवॉइड कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली। अब जो है हम 1.5 डिग्री शायद ना रीच कर पाए, लेकिन आज से भी अगर हम सारे एक साथ मिलकर चालू करें तो हम काफी कुछ बेहतर कर सकते हैं। देखिए ये इस आर्टिकल के अंदर जो एडिटर है वो लिखना चाहते थे। नेक्स्ट आर्टिकल है इंजेक्टिंग द ट्रस्ट। Supreme Court insistence on proportionality in vaccine mandate is good advice and a cautionary note. तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने मंडे को कहा है कि जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज हैं उन्हें एक प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना चाहिए कोविड वैक्सीन रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस लगाते समय। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कहा है कि जैसे अभी पब्लिक प्लेसेस में ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। तो बाय पुट्टुसामी जजमेंट ऑफ 2017 इट सेज the right to bodily integrity and personal autonomy under Article 21 includes the right to refuse the vaccination। मतलब अगर आप नहीं लगवाना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है लगवाना। अब देखिए बात क्या है, दो चीजें आती है, एक चीज राइट टू पर्सनल फ्रीडम या राइट टू प्रिवेसी होता है, एक होता है पब्लिक हेल्थ इम्परेटिव्स जो गवर्नमेंट लेती है, जिसकी वजह से वो जबरदस्ती बोल रही है कि वैक्सीनेशन लगवाओ। गवर्नमेंट को तो खुद के पैसे जा रहे हैं फ्री में वैक्सीनेशन लगवाने के, लेकिन वो क्यों बोल रही है? क्योंकि उससे ज्यादा उनके जा रहे हैं जब हेल्थ केयर सिस्टम पर लोड पड़ जाता है, ठीक है, जब लोग इतने बीमार होने पड़ते हैं।
होने लगते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो अनवैक्सीनेटेड लोग और जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, दोनों में कुछ खास फर्क देखने नहीं मिला ओवर द रेस्ट्रिक्शन, की अनवैक्सीनेटेड जो है उन्होंने बहुत फैला दिया हो, वैक्सीनेटेड लोगों ने कम फैलाया हो, ठीक है, जो कोविड है। लेकिन इससे हम ये भी नहीं बोल सकते कि वैक्सीन जो है वो बिल्कुल बिना किसी काम की नहीं है, अनवैक्सीनेटेड वैक्सीनेटेड सब एक जैसे तो हैं। देखो, पहली बात तो ये कि वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी आई है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि वैक्सीन लगने की वजह से हमने कितनी कंट्रीज में देखा है कि जो फल्मिनेंट वेव्स हो सकती थी, उन सारी वेव्स को एवर्ट कर पाने में सक्षम हुए, वो वेव्स नहीं आ पाई है। तो वैक्सीन ने हेल्प तो काफी सारा किया है, लेकिन राइट टू प्रिवेसी इज ऑल्सो समथिंग विच नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। अब इंडिया के जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत ज्यादा एक सफिशियंसी दिखाई और ये कोशिश की कि जल्द से जल्द इतनी बड़ी कंट्री में वैक्सीनेशन हो जाए। इसीलिए आज 85% से ज्यादा कंट्री की एडल्ट पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है विद बोथ द शॉट्स ऑफ वैक्सीन। लेकिन एफर्ट्स बनाने की जरूरत है अभी भी टू बिल्ड द ट्रस्ट इन वैक्सीन, ठीक है, और लोगों को जागरूक करने की कि वैक्सीन आर फॉर योर गुड, नॉट फॉर योर बैड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ रिकवरी। तो इसमें एक नई आरबीआई की रिपोर्ट है जिसके अंदर वो आरबीआई कहती है कि जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज है उन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत है टू सिक्योर द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अब जिस प्रकार से हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और जो आरबीआई है उसे रिजिड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कर्ब द इन्फ्लेशन विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, या उसको कंट्रोल में लाने के लिए। तो आरबीआई जो है उन्होंने एक फ्रैंक सा असेसमेंट रिपोर्ट रखा, असेसमेंट किया और उसकी रिपोर्ट रखी है ऑन द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। कब से चालू किया है? इसे चालू किया गया है स्टार्टिंग फ्रॉम पैंडेमिक, एक्चुअली नॉट जस्ट पैंडेमिक, प्री पैंडेमिक लेवल से, क्योंकि देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी की हालत पैंडेमिक के पहले से ही काफी खराब हो रखी थी, 2017 से ही, ठीक है। ये क्यों हो रहा था? ड्यू टू द स्लगिश नेस इन द लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में मंदी पड़ी हुई थी। लेबर मार्केट में मंदी थी मतलब लोगों के पास पैसे नहीं थे। लोगों के पास पैसे नहीं थे तो प्राइवेट कंजम्पशन कम हुआ। जो प्राइवेट कंजम्पशन है इंडिया में, वही तो बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी का। और अगर प्राइवेट कंजम्पशन कम हो जाएगा तो इकोनॉमी क्रिपल होने लगी थी। फिर क्या हुआ? कोविड आया। कोविड आने के बाद से लेबर मार्केट की एकदम बैकबोन ही टूट गई, एकदम शार्प डिटीरियोरेशन हो गया उसके अंदर, एटलीस्ट फर्स्ट वेव में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट एकदम रिकॉर्ड हाई पर था, याद है, कुछ 30-40% के आसपास भी पहुंच गया था फर्स्ट वेव में। फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम से कम होता गया, और जो इकोनॉमी जब रिकवर करने लगी तब भी देखा गया, पैंडेमिक के पीक पर भी देखा गया कि जब भी रिकवरी हुई तो वो अनइवन हुई। कैसे अनइवन हुई? कि देखो, जैसे ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, ये वाले जो सेक्टर्स है ना, ये भी लेबर इंटेंसिव है, लेकिन ये सेक्टर्स इतने अच्छे से नहीं ओपन अप हो पाए। तो जो हेल्दियर फर्म्स थी उन्होंने तो अच्छा काम कर लिया, लेकिन जो छोटी फर्म्स थी वो अभी भी रिकवर करने में ही लगी हुई है, नेगेटिव या फिर जीरो ग्रोथ ही है उनके अंदर, अभी भी कोई भी पॉजिटिविटी या फिर कोई भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं वो भी, ठीक है। तो रिकवरी जो है वो अनइवन है, और अज्यूम किया जा रहा था कि 2022-23 में 7.2% इंडियन जीडीपी की ग्रोथ होगी और उसके बाद 7.5% होगी, ताकि जो कोविड के लॉसेस हैं वो वापस से रिकवर किया जाए, कर सकें। लेकिन जो करंट ट्रेंड्स है उनको देखकर ऐसा लगता है कि जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी स्लो डाउन हो चुकी है बिलो 4% एट द एंड ऑफ 2019 एंड 2020, और ये जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है ये काफी ऑप्टिमिस्टिक है, 7.2 7.5 वाले। तो टाइम तो लगेगा रिकवर करने में, लेकिन ये जो प्रोजेक्शन है ये वैसे ही थोड़े ज्यादा हैं, तो टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा ही लगेगा। 2024 तक जो सोच रहे थे कि कोविड की जितना सेटबैक लगा है पूरी रिकवरी हो जाएगी, वो होना अभी थोड़ा नामुमकिन सा लग रहा है या फिर मुश्किल सा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है रिपोर्ट जो है उन्होंने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की भी बात की है कि कंट्री का जो मीडियम टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो एटलीस्ट 6.5 to 8.6 के बीच में चलना चाहिए। अगर इससे कम ज्यादा होता है तो काफी ज्यादा ज्यादा तो कोई अच्छी चीज है, लेकिन अगर इससे कम होता है तो काफी दिक्कत की बात हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दिस इज अबाउट अवर पॉसिबल फ्यूचर्स।
ठीक है। इट इज अबाउट प्लानिंग। इसके अंदर जो एडिटर है वो कहते हैं कि किस प्रकार से जो आजकल की नई जनरेशन आई है उन्हें इमीडिएट रिटर्न की आदत लग गई। ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में भी लगाएंगे तो इंट्रा डे करेंगे, इमीडिएट रिटर्न चाहिए, जिसकी वजह से रिटर्न जो है फुल फ्लेजेड नहीं मिल पाते हैं। जो लॉन्ग टर्म चीजें होती है वो हमेशा बेस्ट रहती है, और इसीलिए जो है इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है, जो एक सस्टेनेबल रहनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज डेली डेली कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती जा रही है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म चीजों पर ध्यान देते हैं, लॉन्ग टर्म पर नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, द टैंगो इन पेरिस। The strategic convergence between India and France runs deep. As PM Modi visits the French capital, bilateral ties are set for a boost, even as both the nations together review the turbulent international landscape. देखिए, इसके अंदर बताया गया है कि जिस प्रकार से अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग है इन द फ्रांस, तो वहां पर आफ्टर सेकेंड टर्म ऑफ दिस इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंसी पहली बार कोई जो है हाई लेवल डिप्लोमेट वहां पर फ्रांस को विजिट कर रहा है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिनकी दोस्ती के चर्चे, मोदी और मैक्रोन की दोस्ती के चर्चे दूर दूर तक एकदम फैले हुए हैं। ठीक है, किस प्रकार से दोनों ऑलमोस्ट एक ही समय पर आए थे पावर में, राइट। 2014 में मोदी जी आए थे, 15 के अंदर ही इमैनुअल मैक्रोन आए थे। दोनों की दोस्ती काफी गहरी है। जब मोदी जी इलेक्ट हुए थे उसके बाद, जब पहली बार फ्रेंच प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उसके बाद भी मोदी जी सबसे पहले गए थे वहां पर विजिट के लिए। ठीक है, उसके बाद भी काफी मौके ऐसे आए हैं जिनमें दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं, और वैसे भी जो मोदी जी की एक पर्सनल लेवल ये अप्रोच रहती है कि जब दो प्रेसिडेंट्स या दो हेड ऑफ स्टेट्स के बीच में अच्छे रिलेशंस होंगे तभी दो कंट्रीज के बीच में भी अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, जिस पर वो बिलीव करते हैं। ठीक है, तो उनके और इमैनुअल मैक्रोन के जो रिलेशंस है काफी बेहतर हैं, जिसकी वजह से फ्रांस और इंडिया के भी रिलेशंस काफी बेहतर हुए ओवर द इयर्स। वैसे ऐसा नहीं है, फ्रांस ने हमेशा से इंडिया की हेल्प की। जो 1998 जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसके बाद से भी काफी ज्यादा हेल्प की है इंडिया की। फ्रांस ने हमेशा काफी चीजों में इंडिया का सपोर्ट ही किया है। देखिए, इस बार की जो मोदी जी की विजिट रहेगी फ्रांस में, सबसे पहले तो जो दोनों ने सेकंड प्रेसिडेंसी पाई है, उसके बाद जो दोनों के पर्सनल रिलेशंस हैं, ये काफी ज्यादा इंडिया और फ्रांस दोनों को हेल्प करते हैं। इस बार जो बातें होने वाली है, ऐसा माना जाता है कि नॉट जस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, बट काफी दूसरी भी चीजों है जिनके बारे में बात होगी इंडिया और फ्रांस के बीच में, जैसे कि क्लाइमेट के ऊपर किस प्रकार से काम करना है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, और जो जिस प्रकार से इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी सारी चीजों में फ्रांस ने किया है ऑलरेडी, जैसे कि सबमरीन, लाइट हेलीकॉप्टर्स वगैरह बनाना। तो इंडियन ओशन में भी पेट्रोलिंग के लिए इंडिया और फ्रांस साथ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बाय ऑल स्टेट्स, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करना, ये सारी चीज जिसमें इंडिया और फ्रांस दोनों बिलीव करते हैं। जॉइंट स्पेस पार्टनरशिप, ठीक है, टू कंट्रीज कंक्लूड अ जॉइंट विजन फॉर स्पेस कोऑपरेशन इन 2018। ये एक विजन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर सोशल बेनिफिट्स और स्पेस टेक्नोलॉजी का शेयरिंग की बात की गई थी, स्पेस डोमेन में सिचुएशनल अवेयरनेस की बात की गई थी, सैटेलाइट नेविगेशन में कोऑपरेशन की बात की गई थी, न्यूक्लियर एनर्जी में दोनों लीडर्स ने रिव्यू किया है जॉइंट कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पार्क इन महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद और भी काफी सारी चीजों में, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, कनेक्टिविटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन एरियाज में दोनों लीडर्स जो है ब्रीफ जो है बातें, काफी सारे डॉक्यूमेंट साइन कर सकते हैं। इसके बाद ये चीज देखने की होगी कि जो फ्रांस है उसके पास अभी ईयू की प्रेसिडेंसी जून तक, तो जो इंडियन लीडर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो फ्रेंच प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं फॉर द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसकी कंडीशंस इस प्रकार से हो ताकि ईयू और इंडिया दोनों को वो हेल्प कर पाए, दोनों की पर्सनल रिलेशनशिप के चलते, दैट इज मैक्रोन एंड मोदी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस प्रकार से अच्छे रिलेशंस मोदी और मैक्रोन दोनों के हैं, जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनके साथ, तो अगर चाहे तो दोनों मिलकर भी एक समझौते पर या फिर एक प्रकार की समझाइश, या फिर क्या करना चाह रहे पुतिन, क्या गेन करना चाह रहे हैं वॉर पर, इस बारे में दोनों मिलकर भी बात कर सकते हैं। और अगर ये चीज हो जाती है
तो माइंड दिस कि ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में यूरोप में फ्रांस की सुप्रीमेसी और एशिया पैसिफिक में इंडिया की सुप्रीमेसी के लिए बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। तो जिस प्रकार से दोनों के इतने अच्छे रिलेशंस, इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड में जो दो लीडर्स हैं जिनके बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं जो रशियन प्रेसिडेंट है उनके साथ, वो मोदी और मैक्रो हैं। और अगर दोनों एक साथ मिलकर बात करें तो ये एक बहुत अच्छा टाइम होगा इन ऑर्डर टू गेट इनटू द इनसाइट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द माइंड ऑफ व्लादिमीर पुतिन। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया जर्मनी जॉइंट स्टेटमेंट शोज कॉन्ग्रुएंस ऑन यूनाइटेड नेशन अफगानिस्तान एंड टेरर। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की विजिट है बर्लिन में फॉर 6 इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन, ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि काफी सारी चीजें जरूरी है। पहले तो जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज जो हैं वो, उनको जो यूक्रेन क्राइसिस का एक शॉक मिला है सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि सबसे अच्छे जो टाइज यूरोपियन यूनियन में रशिया के साथ थे वो थे जर्मनी के, ठीक है। लेकिन जर्मनी जो है एंटी रशियन एट्रोसिटीज हो चुका है फुली अप, और वो पूरी तरह से यूक्रेन का सपोर्ट करता है। इंडिया और अगर जर्मनी की बात करें तो स्ट्रैटेजिक रिलेशन नहीं है, लेकिन जो ग्रीन रिलेशंस हैं वो हैं दोनों के बीच में। ग्रीन रिलेशंस मतलब ट्रेड रिलेशंस, स्टडी, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इन चीजों को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जो सबसे बड़ा गेन होने वाला है इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन का, वो है जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट इन स्टैब्लिशिंग द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। ये जो है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है हमारी, उसकी क्वालिटी को रेज करेगा दोनों कंट्रीज की अबाउट दिस ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। और जर्मनी जो है वो एडिशनल फाइनेंसिंग करने वाली 10 बिलियन यूरोस की टू फंड द ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जो डेवलप्ड कंट्री इन द डेवलपिंग कंट्रीज करती है इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अलावा जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन है वो एक साथ अग्री करें रीस्टार्ट करने के लिए जून 2022 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन था, इसमें फोकस था टू हार्नेस द entrepreneurship and private sector of both the countries to take the climate friendly achievement of sustainable development goals forward। तो जो FT होगा उसके अंदर बहुत ज्यादा इस चीज पर एम्फेसाइज किया जाएगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम करें, उन्हें सपोर्ट करें दोनों ही कंट्रीज, ठीक है। फिर इंडो जर्मन एजुकेशन पार्टनरशिप काफी पहले से है, जिसमें इंडिया जो है अराउंड 4000 स्टूडेंट्स 2015 में, और टोटल अराउंड 29 से 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स जर्मनी में पढ़ते हैं। बहुत सारे IITs IIMs इनका कोलैबोरेशन भी है जर्मनी की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं इनको ध्यान में रखकर इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप को अब और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। एक जॉइंट स्टेटमेंट ये भी था कि कॉमनैलिटी जो UN अफगानिस्तान और टेररिज्म तीनों के अंदर हुई है, ठीक है। किस प्रकार से जो कोलिशन गवर्नमेंट थी जर्मनी में, उनकी जो रीओरिएंटेशन थी रिलेशनशिप की इंडिया के साथ, वो एंटिसिपेट की गई थी। क्योंकि जो इसके पहले एंजेला मर्केल थी वो थोड़ी सी एंटी इंडिया हुआ करती थी, वो प्रो डेवलपमेंट या प्रो डेवलप्ड कंट्री ज्यादा थी, वो एक प्रकार की राइटेस्ट विचारधारा रखती थी, ठीक है। अब ये जो कोलिशन गवर्नमेंट आई है इसके अंदर थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड इंडिया के लिए देखने को मिल रहा है, तो हम काफी बेहतर रिलेशनशिप कर सकते हैं जर्मनी के साथ। तो दिस वाज अबाउट टुडे। अगर आपको ये आर्टिकल्स पसंद आए हो और आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी समय पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।